सब लूजर माय हीरो एपिसोड 146 मदद चाहिए मिल गया कहते हुए आदित्य की आंखें चमक उठी। वह दोबारा पानी में कूद गया। उसने अपनी बॉडी पर फोकस किया और फिर पूरी की पूरी पानी के अंदर की एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगा। बाहर अमन बिना कुछ बोले आदित्य की मन मर्जी देख रहा था। उसकी समझ में यह कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद आदित्य बाहर आया और बोला लेट्स गो, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा उसके कदम रुक गए। क्या हुआ मिस्टर कपूर? अमन उसके पास आते हुए बोला। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी अभी उसने जो एनर्जी प्राप्त की थी उसका आदित्य के पहले वाली शक्ति से मिलन होकर एक विस्फोट हुआ। बहुत ही पावरफुल तिरंगे आपस में लिपटते हुए दौड़ी और आदित्य की पूरी बॉडी में फैल गई। आदित्य को बहुत ही सुकून का एहसास हुआ। इस बार उसकी शक्ति उसकी अपनी कल्पना से भी बहुत परे थी। एक ठंडी मुस्कान के साथ आदित्य ने आंखें खोल ली। आदित्य को कुछ बोलता देखकर अमन थोड़ा संकोच से बोला, आप ठीक हैं न मिस्टर कपूर? अमन पर आदित्य की नजर धीरे धीरे अमन की तरफ घूम गई। आदित्य के चेहरे पर एक शांति भरा निखार और मुस्कान देखकर अमन चैन की सांस लेते हुए बोला, मैं डर ही जाता हूं, आप बिल्कुल भी मेरी कल्पना के घेरे में नहीं हो। खैर आप ठीक तो हैं ना? कितनी देर तक पानी के अंदर रहे हो? मैं ठीक हूं, पहले से भी बेहतर। आदित्य की मुस्कान उसकी संतुष्टि को बयान कर रही थी। आदित्य ने खुद को थोड़ा सा कंपाया। उसके शरीर का पानी तुरंत उसकी बॉडी में समा गया और वह बिल्कुल सूख गया, जैसे पानी में गया ही न हो। फिर उसने फाउंटेन से एक पानी की बूंद उंगली पर ली और एक पत्थर पर झटक दी। कड़क की आवाज से पहाड़ी पत्थर टूट गया। अमन दंग रह गया। आदित्य जोर से हंसा। अमन ने भी अब एक मुस्कान दी। वह समझ गया आदित्य उसको समझा रहा कि उसकी शक्ति बड़ी है। चलो कहते हुए आदित्य आगे आगे बढ़ गया और साथ ही अमन भी। यह को कुछ भी हुआ था किसी किसी को कभी ही देखने को मिल सकता था। यह हुआ भी बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में था, पर आसपास के लोगों का ज्यादा ध्यान उन पर नहीं था। अगर किसी ने उनको देखा भी तो बस मस्ती करने वाले लड़के ही समझा। जाते जाते आदित्य के दिमाग में कुछ आया और वह अमन से बोला, क्या तुम यहाँ के आकाश बिरला को जानते हो? अमन ने बुरे से एक्सप्रेशन देते हुए कहा, जानता हूं, वह हर उभरते फाइटर से हाथ मिलाने की कोशिश करता है पर समझ नहीं आता उसके साथ कोई ज्यादा देर टिक नहीं पाता। या तो वह कुछ ज्यादा ही विनम्र होगा या ज्यादा ही बेवकूफ। इसके बाद आदित्य ने उसके बाद जाकर सो गया। वह बहुत अच्छी नींद सोया। उसे सुरक्षा और स्थिरता का एहसास हो रहा था। इतनी अच्छी नींद थी कि वह अगले दिन दोपहर तक सोया रहा। अमन ने तो इसकी नींद में कोई बाधा नहीं डाली, पर उसके मोबाइल की रिंग लगातार बजने लगी, जिससे वह अपनी नींद से बाहर आने को मजबूर हो गया। उसने कॉल अटेंड की। सामने से आकाश बिरला ने उसे ग्रीट किया, हेलो मिस्टर कपूर, मुझे उम्मीद है मैंने आपकी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया होगा। बोलिए मिस्टर बिरला, कैसे याद किया? मिस्टर कपूर, आज रात मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे डर भी है, आपको परेशानी भी होगी। ओके, मैं शाम को आपसे मिलता हूं। आदित्य ने बिना काम जाने सहमति जता दी। इसका एक कारण यह भी था कि उसने कल आदित्य को लंच करवाया था। बदले में आदित्य को उसकी हेल्प करनी ही चाहिए, चाहे कोई भी जोखिम उठाना उड़ जाए, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। अचानक आदित्य की सहमति सुनकर आकाश अचंभित रह गया, फिर हंसते हुए बोला, ओके मिस्टर कपूर, मैं शाम को आपको लेने आऊंगा। आदित्य दोबारा बेफिक्र होकर सो गया और शाम को ही उठा। जैसे ही आदित्य तैयार हुआ तभी आकाश ने उसे कॉल करके बता लेने आ गया है। आदित्य सीधे नीचे पहुंचा। यहां आकाश खड़ा था। आदित्य को देखकर आजाद ने उत्साह से कहा, मिस्टर कपूर, किस्मत ने हमें फिर से मिलवा ही दिया। आदित्य ने बस एक स्माइल दी और उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया और सहजता से पूछा, मिस्टर बिरला, आपको मेरी कैसी हेल्प चाहिए? आकाश कड़वा सा हंसते हुए बोला, आपको मेरे काम और कैरियर के बारे में तो पता है, साथ ही यह भी समझ आया होगा आपको कि ऐसे काम में मेरे कितने दुश्मन बने होंगे। आज एक ऐसे दुश्मन से मिलना है जिसकी एक बार तो मैंने हराकर साउथ साइड से निकाल दिया था, पर अब वह पहले से मजबूत होकर दोबारा मुझसे मिल रहा है। मुझे सुरक्षा चाहिए। आदित्य को तुरंत समझ आ गया। वैसे भी अपनी नई शक्ति के प्रदर्शन के लिए उसे कोई चाहिए ही था, इसलिए आदित्य ने बेफिक्र होकर कहा, मैंने आपकी बात पर यकीन कर लिया है। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आकाश बिरला ने आगे कुछ नहीं कहा। दरअसल उसने आदित्य को सिर्फ नजदीकियां बढ़ने के लिए बुलाया था, ताकत के लिए नहीं। ताकत की बात है तो नरेश भल्ला ही काफी हैं। वह आदित्य को लेकर कल वाले रेस्टोरेंट में आ गया। यहाँ कल वाले लोग भी मौजूद थे जिनके साथ आदित्य की सोच बिल्कुल नहीं मिलती थी। आदित्य को देखकर नरेश चौंक गया और बोला, वह यहाँ क्यों आया है आकाश? आदित्य उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हमारे पास जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आकाश ने लापरवाही से कहा, मैं अकेला काफी हूँ, इस घमंडी की या किसी और की कोई जरूरत नहीं। एपिसोड 147 घमंड की सजा। आदित्य को देखकर नरेश चौंक गया और बोला, वह यहाँ क्यों आया है आकाश?
आदित्य उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हमारे पास जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आकाश ने लापरवाही से कहा। मैं अकेला काफी हूँ, इस घमंडी की या किसी और की कोई जरूरत नहीं। नरेश भला आदित्य को देखकर बहुत दुखी लग रहा था, पर आदित्य के लिए वह धूल के एक कण सामान था, इसलिए उसने बुरा मानने या उसके साथ बेज भी शब्द बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। मिस्टर कपूर प्लीज बुरा मत मानना, आकाश ने उसे समझाया। डोंट वरी, मुझे कोई परवाह नहीं, आदित्य ने कंधे उचकाए। साथ ही उसे आकाश के लिए बुरा भी लगा। वह खुद खर्च करके कुशल लोगों को रखता है अपनी सुरक्षा के लिए, और यह लोग अपने हुनर के दम पर उसे रिस्पेक्ट तक नहीं दे रहे। आप सभी शांत रहिए, घबराएं मत, मुझे लगता है आज रात कुछ नहीं होगा। आकाश ने हाथ उठाया और यहां मौजूद सभी लोगों को हाथ हिलाते हुए कहा। नरेश हंसा और बोला, घबराहट? और वो भी मुझे? घबराहट नहीं, मेरे अंदर उत्साह है। नरेश के होने से हम भी डर नहीं लग रहा, भीड़ ने चापलूसी करते हुए कहा। अपनी तारीफ सुनकर नरेश को और भी गर्व महसूस हुआ और वह जानबूझकर आदित्य की ओर देखने लगा, मानो दिखावा करना चाहता हो। पर आदित्य आंखें बंद करके बैठा हुआ था। आंखें बंद करने से उसे ज्यादा एनर्जी अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती थी। गुरु होने का दिखावा कर रहे हो? नरेश ने चिढ़ते हुए पूछा। आदित्य की नजरों में नरेश कुछ भी नहीं था, इसलिए आदित्य ने अपना मन भंग नहीं होने दिया। पर ठीक उसी समय जोर से दरवाजा खोलते हुए दो लोग अंदर आए। आदित्य ने झट से आंखें खोल दी, क्योंकि उसको एहसास हुआ को यह लोग जो अभी अभी अंदर आए हैं, इनकी पावर नरेश भला से कहीं बढ़कर है। वह दोनों सीधे आकाश के पास पहुंचे और एक आदमी बोला, क्यों आकाश, कैसे हो? बहुत समय बाद तुमसे मिलन हुआ है ना? कहते हुए उसने आकाश को ठंडी नजर से देखा। इस आदमी का सामना करते हुए आकाश के चेहरे पर बेचैनी दिखी, जैसे वह डर गया हो। इतने लोगों को तुम तुम्हारी ओर से मुझसे निपटने के लिए लेकर आए हो? नहीं, यह सब मेरे दोस्त हैं। जब से इनको पता चला मैं मुसीबत में हूं, सब स्वेच्छा से मेरी हेल्प के लिए आए हैं। आजाद ने जानबूझकर अपने शब्दों में संबंधों का दिखावा किया। वह आदमी थोड़ा सा हंसा और बोला, तुम आज भी पहले जैसे ही हो, अपने शब्दों में हमेशा कुछ छिपा लेते हो। नारायण सिंह राठौर, तुम यहाँ क्यों आए हो? बस वही कहो, आकाश सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला। इस बार नारायण भी थोड़ा जल्दी एक्शन में आने के लिए तैयार लगा। आकाश, मेरे यहाँ आने के दो ही कारण है, एक तो जो मेरा है उसे लेना, और दूसरा है तुम्हारी जान लेना। इन चंद शब्दों से माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। आकाश का चेहरा भी बदसूरत हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, समय बदल गया है, अब मार काट का दौर नहीं रहा। मुझे लगता है हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तुम पैसों में कीमत बोलो, हम मामला सुलझा लेंगे। पैसे? मामला सुलझाऊं? वो भी पैसों के लिए? क्या मेरे पास नहीं है? नारायण का गुस्सा फूट रहा था। वह चिल्लाते हुए बोला, जिस क्षण तुमने मुझे पराजित करके साउथ साइड छोड़ने को मजबूर किया था, तब से विदेश में कैसा जीवन जी रहा हूं। जितना दर्द हमने झेला उसका अक्सर गुना मैं तुम्हें दर्द देना चाहता हूं। आकाश ने ठंडी सांस ली और कहा, तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं? बातचीत? ठीक है, बातचीत का क्राइटेरिया सुन लो। अपना फेस काट लो, घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। शायद अगर तुम पर दया आ जाए तो मैं तुम पर दया दिखा सकूं, साथ साइड से निकलने का मौका दे दूं। फिर रुककर बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरे साथ किया था है। अब नरेश ने अचानक अपना मुंह खोला और बोला, तुम दोनों के बीच की बातचीत से मुझे समझ आ रहा है, उस समय मिस्टर बिरला ने तुम पर दया दिखाकर जीने का मौका दिया। तुम्हें एहसान मानना चाहिए, किसी पागल कुत्ते की तरह वापस आकर मार काट नहीं करनी चाहिए। नारायण ने नरेश को देखा और कहा, यह कौन है मेरे साथ बात करने के लिए? इसके पास क्या योग्यता है? यह नरेश भला है, मिस्टर बिरला के सबसे बड़े फैन है, किसी ने अचानक कहा। आकाश, बिरला तुम्हारे पास आदमियों की कमी हो गई क्या, जो इस तरह के मरे बूढ़ एक को तमाशा खड़ा करने के लिए बुलाया हुआ है? नारायण ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आकाश कुछ बोल पाता उससे पहले ही नरेश क्रोधित हो गया। बदतमीज, तुम्हें सही गलत की पहचान नहीं, इतनी बकवास बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ढीठ बदमाश बूढ़े, तुम्हें मेरी महानता न जाने की सजा मिलनी चाहिए। कहते हुए वह बहुत शान से हाथ पीछे करके खड़ा हो गया। नरेश अब खुद को और रोक नहीं सका और मुट्ठियां कसकर नारायण सिंह राठौर की ओर बढ़ा। बदतमीज बच्चे, मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कहते हुए नरेश दहाड़ा। भले ही वह बूढ़ा था, पर उसकी गति सबसे तेज थी। गति ही नहीं, उसकी ताकत भी चौंकाने वाली थी। इससे पहले उसको मुट्ठी कहीं भी टकराती एक भयंकर हवा का झोंका आया। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि असल में हुआ क्या था। सभी आश्चर्यचकित रह गए। अगले ही पल उन्होंने देखा, बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया, हर कोई सांस लेने से भी डर रहा था। एपिसोड 148, कौन जीतेगा?
भले ही वह बूढ़ा था पर उसकी गति सबसे तेज थी, गति ही नहीं उसकी ताकत भी चौंकाने वाली थी। इससे पहले उसको मुट्ठी कहीं भी टकराती एक भयंकर हवा का झोंका आया। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि असल में हुआ क्या था। सभी आश्चर्यचकित रह गए। अगले ही पल उन्होंने देखा बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया, हर कोई सांस लेने से भी डर रहा था। नरेश डॉट आकाश की चीख गूंजी। नरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। यह क्या था? नरेश आंखें बंद किए लेटा हुआ सोचने लगा। भले ही सबने उसे मर चुका समझ लिया पर वह डर के मारे उठने की हिम्मत नहीं कर सका। जब कोई बूढ़ा हो जाए तो उसे किसी और की रक्षा करने की बजाय आराम करना चाहिए। नारायण ने बूढ़े नरेश के पास धीमे कदमों से चलते हुए मजाक उड़ाया। सभी को नजरें नरेश के शांत पड़े शरीर पर टिकी हुई थी। उसने सब कुछ सुना पर आंखें खोलकर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। अगर मैंने हार नहीं मानी तो बाद में भी जीने के लायक नहीं रहूंगा, नरेश ने अपने मन में सोचा। इस समय वह अपने वादे से पीछे हटकर एक धोखेबाज रक्षक बन चुका था और उसने ऐसा ही स्वीकार किया। अपनी जान बचाने के लिए आकाश हताश हो गया। वह अपने लिए लाए हुए लोगों की ओर देखते हुए बोला, अब मुझे बस आप सब पर उम्मीद है, हमें मिलकर उसे पकड़ना होगा। नारायण जोर से हंसा। यह सुनते ही लोगों की भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फिर उनमें से 4 आदमी एक साथ आगे आए। आकाश के दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। अभी वह थोड़ी सुकून की सांस के पाता। वह सभी नारायण के सामने जाने की बजाय आकाश के सामने खड़े हो गए। आकाश को थोड़ा अजीब लगा। मिस्टर बिरला, ऐसा नहीं कि हम सब आपकी मदद नहीं करना चाहते पर हम में नरेश ही सबसे ज्यादा ताकतवर था, एक आदमी बोला। यह सुनकर बेहोश होने का नाटक कर रहे नरेश को गर्व महसूस हुआ। आकाश का चेहरा बदसूरत हो गया। जब नरेश को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला तो हम कब तक टिक सकेंगे? दूसरा आदमी बोला, आप नारायण की शर्त मान क्यों नहीं लेते? एक और आदमी बोला, कम से कम आपकी जान तो बच जाएगी और साथ ही हमारी भी। एक आदमी ने कहते हुए सभी लोगों की ओर से कदम पीछे रखने की वजह बता दी। यह कहने के बाद आगे आए हुए आदमी पीछे चले गए और भीड़ का हिस्सा बन गए। भले ही हाल में खड़े होना मौत के कुएं में खड़ा होने जैसा लग रहा था पर डर सभी पर इस कदर हावी था कि किसी ने भी हाल छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। आकाश के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ बेबसी की झलक भी दिखी। इन लोगों पर वह बहुत पैसा खर्च करता रहा सिर्फ इस मुसीबत में काम आने की उम्मीद में, पर आज सबको हवा निकल गई थी। नारायण जोर से हंसा और बोला, जो तुम इतने सालों से पाल रहे थे समझो कूड़ा पाल रहे थे। आकाश पहले से ही घबराया हुआ था पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं थी। वह एक कोशिश करते हुए बोला, हमारे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है, मैंने उस समय तुम्हारी जान बख्श दी थी। नारायण ने व्यंग किया, हाँ मुझे तुम्हारी दयालुता याद है, इसलिए आज फिर मैं भी तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम्हें बस घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी की भीख मांगनी है, खुद का एक अंग काटना है और साउथ साइड से दफा हो जाना है। कैसा रहेगा? इम्पॉसिबल, आकाश ने दांत पीसते हुए कहा। तो फिर मुझे दोष मत देना, तुम्हें जीने का मौका नहीं दिया और तुम्हारे साथ साथ कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। नारायण चेतावनी भरे लहजे में बोला। बेहोश का नाटक कर रहे नरेश को लगा कि वह सच में कुछ ज्यादा ही अक्लमंद है। सही समय पर उसने लेटे रहने का फैसला कर लिया। एक आदमी भागते हुए आकाश के पास आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, मालिक आपको जल्दी से दया की भीख मांग लेनी चाहिए वरना वह हम सबको मार देगा। एक और आदमी बोला, हम मरना नहीं चाहते, सबकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए मिस्टर बिरला। एक और ने आकाश को लाहनत दी। अब तक आदित्य चुपचाप सारा तमाशा देख रहा था। उसने अभी तक मामले में दखल नहीं दिया था क्योंकि वह आकाश की रीढ़ की हड्डी की मजबूती देख रहा था। आखिर कब तक वह झुकेगा नहीं? आकाश का तो पहले ही खून सूख रहा था, अब उसके अपने आदमी भी उसको झुकाने पर तुले हुए थे। आकाश ने एक गहरी सांस ली और बोला, नारायण यह जिद शायद तुम पर भारी पड़ जाए। यहाँ एक ऐसा आदमी भी है जो वालिया फैमिली का समर्थन पाने में सक्षम हुआ है। तुम सीधे वालिया फैमिली से दुश्मनी ले लोगे है ना मिस्टर आदित्य कपूर? आकाश ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा। वालिया फैमिली का नाम सुनकर नारायण की आंखें सिकुड़ गई। आकाश की नजरों का पीछा करते हुए उसकी नजर भी आदित्य से जा मिली। सभी का नजरें अब आदित्य पर थीं। आदित्य को लगा ही था आकाश उसके साथ करीबी बनाकर वालिया फैमिली के नाम का इस्तेमाल करना चाहता है, पर आदित्य को यह घिनौनी चाल पसंद नहीं थी। वह खुद भी वालिया फैमिली का नाम यूज नहीं करता था। मिस्टर बिरला, आप क्या कह रहे हैं? वालिया फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, आदित्य ने ईमानदारी से कहा। आकाश का शरीर एकदम ठंडा हो गया। उसे आदित्य के इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर आज शायद किस्मत उसका साथ देने को तैयार नहीं थी। वह गुस्सा तो नहीं कर पाया लेकिन उसने कुछ बोलने की हिम्मत दिखा ही दी। मिस्टर कपूर, शायद आपके और मिस वालिया के बारे में जो बातें उड़ी थीं मैंने उससे यही समझा। फिर नारायण से बोला, वह सिर्फ एक दोस्त है, कम से कम उसे तो जाने दो। नारायण के पहले ही आदित्य बोला, मिस्टर बिरला, मेरे और रूबी के बीच जो कुछ भी है
उसे अभी तक वालिया फैमिली ने स्वीकार नहीं किया, वह फैमिली तो मुझे पसंद भी नहीं करती। नरेश जमीन पर पड़ा हुआ अंदर ही अंदर अपनी हंसी रोक रहा था। आकाश ने एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया को खुद को शो करना तक नहीं जानता। तभी नारायण की हंसी गूंजी, हा 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 हा। फैमिली पसंद नहीं करती या उनकी बेटी भी नहीं करती। खैर, तुम्हारा मामला मेरी समझ में नहीं। तुमने कम से कम उस फैमिली के नाम से शेखी बघारने की कोशिश नहीं की। मुझे तुम इस बात के लिए पसंद आए हो। तुम यहां से जा सकते हो। नारायण इस वक्त खुद को सभी का भाग्य विधाता समझ रहा था। मैं यहां से नहीं जा सकता क्योंकि मैंने मिस्टर आकाश बिरला को हेल्प देने का वादा किया था। आदित्य ठंडे स्वर में बोला। मिस्टर कपूर आकाश बिरला के मुंह से बस यही निकला। वह भावुक हो गया, लगभग रोने ही लगा। उसे शायद ही उम्मीद थी कि इस डरपोक लोगों की भीड़ में उसके लिए खड़ने वाला आदमी आदित्य कपूर होगा। बेटा, शुक्रगुजार होना सीखो। भले ही तुम में और वालिया की राजकुमारी में कुछ भी हो, तब भी मैं तुम्हें मार सकता हूं और दूसरे देश भाग भी सकता हूं, नारायण ने एक भौं उठाते हुए कहा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, वालिया फैमिली का मुझसे कोई संबंध नहीं। मिस्टर कपूर, आप आकाश अवाक रह गया। ऐसे समय में भी वह वालिया फैमिली का जिक्र नहीं कर रहा। कहीं वह पागल तो नहीं? आदित्य, आपको हुआ क्या है? अगर तुम्हें वालिया फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो तुम यहां क्या कर रहे हो? आसपास के लोगों ने आदित्य को कोसा। नारायण ने चंचलता से आदित्य को देखा और पूछा, रियली? तुम्हें क्या लगता है? आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। मुझे पता था, जिसको वालिया की सपोर्ट हो वह आकाश बिरला जैसे आदमी के पास क्या कर रहा होगा। नारायण पूरी तरह से बेफिक्र हो गया। अब उसने आकाश बिरला की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जो भी तुम्हारे पास लास्ट वर्ड्स हैं जल्दी से बोल दो। आकाश ने पूरी तरह से उम्मीद खो दी। वह वालिया फैमिली के नाम से उसे डराना चाहता था, पर आदित्य ने ऐसी सच्चाई उजागर कर दी जिसके बारे में वह खुद नहीं जानता था। मैं बदकिस्मत हूं जो बहुत कोशिशों के बाद भी तुम्हारे हाथों में पड़ने से बच नहीं सका। तुम जो भी कदम उठाना चाहते हो उठाओ। आकाश ने बमुश्किल शांत रहने की कोशिश की। ओके, दिल में यह मत लेकर जाना, तुम्हें मौका नहीं मिला था। कहते हुए नारायण आकाश की ओर बढ़ा। तभी आदित्य बोला, मिस्टर बिरला, अगर आप मुझे वो प्रॉपर्टी देने को तैयार हैं जो आपने हाल ही में नरेश भल्ला के लिए खरीदी थी तो मैं आपकी जान बचाने को तैयार हूं। नारायण के कदम रुक गए और वह बहुत इंटरेस्ट के साथ आदित्य को देखने लगा। आप बचाओगे? आकाश हताश होते हुए बोला, आपने स्वीकार किया है आपके साथ वालिया फैमिली का कोई लेना देना नहीं, तो आप कैसे बचा सकते हो? मेरे साथ वालिया फैमिली का कोई लेना देना नहीं, मैं अपने दम पर बचा सकता हूं, आकाश ने हाथ हिलाते हुए कहा। नरेश भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया तो आपको जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं, आप चले जाइए बस। आकाश बिरला, यह आपके पास आखिरी मौका है, मेरे से मदद लेना या ना लेना। कहते हुए आदित्य ने अपने लिए ग्लास में पानी डाला और पी लिया। आदित्य के चेहरे की शांति ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आकाश के अंदर जीने की इच्छा जागी, वही नारायण को इस शांति ने गुस्सा दिला दिया। आखिर वह डर कर भाग क्यों नहीं गया? मुंहफट बदमाश, आकाश को मारने के बाद मैं तुमसे निपटूंगा, तुम बस यही रहना, वह चिल्लाते हुए बोला और आकाश की तरफ तेजी से बढ़ा। आदित्य उससे बहुत पीछे रह गया। जितना जल्दी हो सके, आकाश बोला। मिस्टर कपूर, मैं सहमत हूं। हालांकि नारायण का हाथ आकाश के चेहरे तक पहुंच गया। आदित्य तभी उनके पास प्रकट हुआ और नारायण का हाथ नीचे गिर गया। नारायण दर्द से चिल्लाया। यह घटना सभी के लिए आश्चर्यजनक थी। आदित्य का इतनी दूरी से अचानक उनके पास प्रकट होना और नारायण का हाथ गिर जाना, किसी की भी आंखें यह नहीं देख पाई असल में हुआ क्या था, पर नारायण को कुछ दिख गया था। आदित्य ने पानी की बूंद उसके हाथ की तरफ फेंकी थी। लोगों की सांसें थम गईं, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह सच में नारायण की चीख थी। थैंक्स 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 मिस्टर कपूर, आकाश भारी भारी सांसों के बीच मुश्किल से बोला। मिस्टर बिरला, उस प्रॉपर्टी के बारे में याद रखना, आदित्य ने याद दिलाया। उसने किस शर्त पर उसकी जान बचाई है? मैं दूंगा, उससे भी ज्यादा दूंगा। आकाश के अंदर जिंदगी की ठंडी लहर दौड़ गई। दूसरी ओर नारायण ने अपना हाथ साफ किया और आंखें सिकोड़ते हुए बोला, इनर स्ट्रेंथ में पानी का इस्तेमाल? तुम गलत हो, इनर स्ट्रेंथ को मैं जानता नहीं। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर यह इनर स्ट्रेंथ नहीं तो क्या था? नारायण ने भौहें सिकोड़ी। वो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। आदित्य मुस्कुराया। नारायण का चेहरा कला पड़ गया। वह ठंडी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी यह चाल मुझे हरा सकती है? इम्पॉसिबल, चलो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूं। ऐसा कहने के बाद नारायण ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और अपनी एनर्जी चरम पर पहुंचा दी। एक भयानक धुएं ने पूरे स्थान को ढक लिया। एक दबंग और दमनकारी ताकत को देखकर सबका रंग बदल गया। टेबल पर रखे कप भी कंपकंपाते हुए टूट गए। यह इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर है, कोई बुद्बुद्या इसके लिए? हर पावरफुल आदमी चींटी जैसा है। लोगों में जो थोड़ा बहुत उत्साह जागा था फिर डर के नीचे दब गया। यह तो बहुत खतरनाक है कहते
हुए आकाश और भी अधिक निराश हो गया। आकाश बिरला, मैं यहां से तुम्हारे पैसे नहीं, तुमसे बदला लेने आया हूं, ऐसे ही वापस नहीं जाऊंगा। जैसे ही नारायण के मुंह से निकले जो जीवन धारा आकाश के शरीर में प्रवाहित हुई थी वह फिर से जम गई। मिस्टर कपूर, अगर आप मुझे बचा पाए तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का 20% आपको और दूंगा। क्या सच में? आदित्य ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल सच, आकाश ने जल्दी में कहा। ओके, मुझे मंजूर है। आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आता, जब तुम्हारे पास इतना है तो तुम जीना क्यों नहीं चाहते? यह जानते हुए भी मैं ग्रैंड मास्टर हूं, तुम मुझसे टकराने का साहस कर रहे हो? नारायण ने भींगे सिकोड़ते हुए कहा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, मिस्टर बिरला ने बहुत अच्छी पेशकश की है तो मेरे लिए मना करना मुश्किल है, और दूसरी बात, मैं ग्रैंड मास्टर की असली ताजत देखना चाहता हूं। ठीक है, अगर मामला ऐसा है तो मुझे कोई भी दोष मत देना। नारायण जोर से दहाड़ा कि सभी ने आंखें बंद करके कानों पर हाथ रख लिए। नारायण का शरीर गोल्डन रोशनी की एक किरण से जगमगाने लगा। इस रोशनी ने नारायण के शरीर को कसकर लपेट लिया। यह कुछ ऐसा था जिसको दिखाने के लिए अरुण के पास कुछ नहीं था। इसका मतलब वह अरुण ओसवाल से भी ज्यादा ताकतवर था। आदित्य ने ठंडी सांस ली और आगे बढ़कर उस पर हमला कर दिया। थपाक डॉट की आवाज एक पंच नारायण के शरीर पर पड़ा, लेकिन नारायण ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। हा, वह जोर से हंसा। हीरो एपिसोड 149 मिस्टीरियस हीरो। आदित्य ने ठंडी सांस ली और आगे बढ़कर उस पर हमला कर दिया। थपाक की आवाज से एक पंच नारायण के शरीर पर पड़ा, लेकिन नारायण ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। हा, वह जोर से हंसा। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? नारायण ने मजाक उड़ाया। और इतने से बल के साथ तुम ग्रैंड मास्टर की ताकत को आजमाने आ गए? बहुत घमंडी थे तुम, अब अकल ठिकाने आ जाएगी। आकाश और कुछ कमजोर लोगों को भूचाल आने जैसा महसूस हुआ। को अभी उनको चक्कर आ जाएगा। कोई और उम्मीद नहीं थी लोगों को आकाश के लिए काम करने के। अपने फैसले पर अफसोस हुआ। आदित्य ने सिर झुकाकर अपनी मुट्ठी को देखा और धीरे से बुदबुदाया, यह ग्रैंड मास्टर तो वाली असाधारण है, लेकिन बस इतना तुच्छ सा ही। आदित्य के होंठ एविल स्माइल में मुड़ गए। उसके सामने कोई भी ग्रैंड मास्टर कुछ भी नहीं था। उसने महान ग्रैंड मास्टर बलवंत मुखर्जी का सामना किया था, तब तो उसके पास पावर्स भी बहुत कम थी। अभी जो मुक्का उसने मारा बस स्थिति की जांच के लिए था। आदित्य को याद आया, उसे उसके पिताजी ने कहा था कि आदित्य तब तक नहीं हारेगा जब तक वह खुद हार नहीं मानेगा। अब तुम चाल चलो, वरना तुम्हारे अंदर यह बात रह जाएगी, तुम्हें मौका नहीं मिला। आदित्य ने अचानक सिर उठाकर कहा। नारायण ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बच्चे तुम बहुत ही हैंडसम हो, किसी लड़के के सपनों के राजकुमार बनो, क्यों मुर्दा बनने पर तुले हुए हो? अब तक मैं जितने भी घमंडी लोगों से मिला हूं उनमें से तुम सबसे ज्यादा घमंडी हो। मुझे कुछ देर पहले ही ग्रैंड मास्टर बनाया गया है, उससे पहले भी मैंने खुद से टकराने वाले को कहीं का नहीं छोड़ा। तुम में और मुझ में बहुत बड़ा अंतर है। ग्रैंड मास्टर एक खाई की तरह होता है, तुम खाई को पार नहीं कर सकते। सोच लो, कुछ शर्तों पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा। नारायण अचानक क्रोधित हो गया। तुम्हें मौत से ही प्यार है क्या? ऐसा कहते हुए वह आदित्य पर टूट पड़ा। उसके हाथ से गोल्डन रोशनी चमक उठी, मानो उसने अपनी सारी पावर को इकट्ठा किया हो। आंखें बंद करके लेटा हुआ नरेश भल्ला भी अपने बचाव में थोड़ा हिलने लगा। उसे अब भयंकर लड़ाई के बीच कुचला जाने का डर हुआ, पर आदित्य ने ना तो चकमा दिया ना ही पीछे हटा। उसने हमले का सीधा सामना किया। एक जोरदार लोहे के टकराने की आवाज गूंजी। इस मुक्के के बाद नारायण 5 कदम पीछे जाकर स्थिर हुआ। आदित्य पूरी तरह से बेफिक्र खड़ा था। बस इतना ही। आदित्य ने व्यंग किया। नारायण का चेहरा धीरे धीरे सीरियस एक्सप्रेशन लेने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और ठंडे स्वर में कहा, इतनी पावरफुल फोर्स? मेरा तुम में इंटरेस्ट बढ़ने लगा है, पर तुम निराशाजनक हो। आदित्य ने हाथ बांध कर खड़े होते हुए कहा। नारायण पर इन शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। उसने आदित्य से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी ऑप्शन है। हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, तुम मेरे सीनियर बनकर मेरे साथ आ सकते हो। तुम्हें उच्च किस्म की जड़ी बूटियां भी मिलेंगी। तुम्हें तो पता ही होगा यह किसी खजाने से कम नहीं। कैसा रहेगा मेरे साथ रहना? साउथ साइड सिटी ने रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है। नारायण आदित्य को लालच देने लगा। आकाश के साथ साथ सभी के चेहरे भयभीत हो गए। आकाश कोई छेद ढूंढने लगा, अगर पॉसिबल हो तो वह छिप जाए। क्या क्या खजाना तुम अपने साथ लेकर आए हो? आदित्य ने पूछा। नारायण खिलखिलाकर हंस, तुम सच में समझदार हो। मेरे पास 100 साल पुरानी हर जड़ी बूटी है। अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर सकता हूं। तुम 100 साल पुरानी जड़ी बूटी गिफ्ट करने को राजी हो गए, लगता है तुम्हारे पास यह बहुत है। आदित्य ने व्यंग किया। अगर तुम मेरे साथ आते हो तो तुम्हारे पास भी ऐसा जी होगा।
नारायण ने लुभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आकाश घबराहट के पसीने से भीग गया। चलो बातें बहुत हो गई, अपनी अगली चाल चलो। आदित्य के चेहरे पर उसका मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। साफ जाहिर था उसे इस पेशकश में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आदित्य किसी भी लालच में आकर अपने वादे से पीछे हट जाने वालों में से नहीं था। इन बातों में वह नारायण की मनोदशा देख रहा था। उसे पता चल गया कि वह आदित्य से टकराने से डरे गया, इसलिए अपनी सबसे महंगी चीज देने को तैयार हो गया। आकाश ने राहत की सांस ली, पर नारायण बहुत गुस्से में था। तुम कभी ग्रेटफुल नहीं हो सकते। मेरी दयालुता की सराहना करने की बजाय तुम एक खजाने को भी ठुकरा रहे हो। वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम इतने सेल्फिश हो नारायण। जब तुम्हारी शक्ति तुम्हें नहीं जीता सकती तो तुम उस खजाने को दांव में रख रहे हो जिसकी तुम्हें कदर करनी चाहिए। घुटने क्यों नहीं टेक देते? जान और खजाना दोनों बचाओ। आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए कहा। नारायण को इतना गुस्सा आया कि बिना एक और शब्द बोले उसने आदित्य पर हमला कर दिया। इस बार उसकी गति बहुत तेज थी, पर आदित्य ज्यादा तेज था। एक पलक झपकते ही आदित्य ने उस पर दर्जनों मुक्के बरसा दिए और वह आदित्य को छू भी नहीं पाया। तुम सचमुच बहुत तेज हो, नारायण ने एक भौं उठाते हुए कहा, पर तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाए। मेरे शरीर के आसपास मेरी शक्ति लिपटी हुई है जो तुम्हें मुझे चोट नहीं पहुंचाने देगी। जब तुम चोट ही नहीं पहुंचा पाओगे तो हराओगे कैसे? यह कहते हुए वह चेहरा ऊपर उठाकर हंसने लगा। अगले ही पल उसकी हंसी बंद हो गई और चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। सभी के सामने अचानक दृश्य बदल गया। किसने कहा है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता? तुम्हें क्यों लगता है यह तुम्हें जिंदा रख सकती है? आदित्य की यह आवाज सुनकर नारायण का चेहरा भयभीत हो गया। उसने देखा आदित्य की मुट्ठी उसकी छाती पर मजबूती से टिकी हुई थी। दरड़ नारायण के शरीर से लिपटी शक्ति से एक आवाज निकली। अगले ही पल यह शक्ति चटचटाहट की आवाज करती हुई अंडे के छिलके की तरह टूट गई। नो नो नो, यह नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। नारायण अविश्वास से चिल्लाया। अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड था न तुझे? पहले अपराध करना फिर किसी और देश में जाकर छिप जाना, क्या खाक भरोसा है तुम्हें अपने आप पर? बूम डॉट की आवाज से आदित्य ने एक जोरदार पंच सीधे उसके सीने पर मारा। उसका सीना चकनाचूर हो गया, उसकी हड्डियां कुचली गईं, वह धड़ाम से गिर गया, फिर उठने या आंखें खोलने लायक नहीं रहा। आदित्य ने नारायण के साथ आए आदमी से कहा, क्या तुम अब इसका बदला लेना चाहते हो? वह आदमी यह सब देखकर पेंट गीली करने तक की कंडीशन में आ चुका था। वह डरते हुए बोला, मुंह मुझे जाने दो, उसे जाने मत दो मिस्टर कपूर, वह बदला लेने वापस जरूर आएगा। आकाश बिरला कांपते हुए चिल्लाया, तुम्हारे साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। आने वाले समय में तुम्हारा मुझसे कोई बदला लेने का मन हुआ तो जरूर आना सीधे मेरे पास। विद आदमी डरते हुए आदित्य से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य नारायण में पास धीरे धीरे चलते हुए बोला, और यह मरा नहीं है, बस अपनी शक्तियां खो चुका है जिनको कभी दोबारा हासिल नहीं कर पाएगा। यह जितना बचा है बस जिंदा रहने लायक बचा है, इसे ले जाओ सीधे देश से बाहर। अपनी शक्तियां खो देने के बाद नारायण का शरीर अब किसी बच्चे जितना हल्का था। वह आदमी उसे अपने कंधों पर लटकाए जल्दी से चलता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही यहां किसी के खांसने की आवाज आई। अही सबने देखा नरेश भला अब उठने लगा था। उठाते ही उसने पहले वाला आचरण अपनाया। उसके मुंह का खून भी अब बंद हो चुका था। वह सीधे आदित्य के पास आया और बोला, यह क्या किया तुमने जो आने वाले समय में आएगी उस मुसीबत पर काबू भी नहीं किया? तुम्हें सही समय पर होश आया है नरेश, है ना? आदित्य ने व्यंग किया, बात को घुमाओ मत, उसे जिंदा जाने देना तुम्हारी गलती है, नरेश ने ऊंची आवाज में आरोप लगाया। आदित्य ने बेशर्म लोग तो देखे पर इतने बेशर्म भी नहीं देखे, तुम्हें क्या मतलब? आदित्य ने भौंहे उठते हुए कहा, तुम्हें कंपनसेशन देनी चाहिए। अभी के अभी 100 साल पुरानी जड़ी बूटी का सेट मंगवाओ ताकि अगर वह दोबारा आए तो मैं उसे संभाल सकूं, वरना खुद को असफल मान लो। नरेश ने खुद के लिए जड़ी बूटी मांग ली। पटाखक एक जोरदार थप्पड़ से नरेश उड़ गया और दीवार से जा टकराया। दीवार पर नकदी के जाले जैसी दरारें फैल गई। अगर कोई भी यहां आया तो एक थप्पड़ खाकर जमीन पर लेटे रहकर तुम वफादारी और सफलता का सबूत देते रहना। थप्पड़ मारने के बाद आदित्य ने व्यंग किया। कुछ देर बाद थोड़ा स्थिर हो जाने के बाद वह उठा और बोला, मिस्टर बिरला, उसने मुझपर हाथ उठने की हिम्मत की है। नरेश ने आकाश से शिकायत भरे लहजे में कहा। वह हमेशा से बिरला परिवार का हर फैसले में साझेदार रहा है, इसलिए वह आकाश के इमोशंस को अच्छे से जानता था। तुम चले जाओ जब तुम खुद को अपितु कपूर के एक थप्पड़ से नहीं बचा पाए, पूरे बिरला परिवार को किसी मुसीबत में से कैसे बचाओगे? आकाश का लहजा तिरस्कार पूर्ण था।
नरेश का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसे यकीन नहीं हुआ यह शब्द आकाश के मुंह से निकले। वहां मौजूद बाकी लोगों को भी समझ आया यह क्यों कहा। आखिरकार नरेश ने तो लड़ने की एक कोशिश भी की थी पर उन्होंने तो दूर से ही मना कर दिया था। मतलब अब उनको अपने स्टैंड के लिए नरेश का साथ देना होगा। मिस्टर बिरला, नरेश भल्ला ने यह बहुत सालों से साथ दिया है, आप उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। एक आदमी ने कहा, अगर नरेश भल्ला जाएंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। हाँ, हम भी चले जाएंगे। बाकी लोगों ने भी इस आवाज में अपनी आवाज डाली, आकाश को सोचने पर मजबूर करने के लिए। ओके, आप सभी जा सकते हैं। आकाश उन सब से पहले ही बहुत निराश था। वह उन पर और खर्चा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी एक झटके में सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बीच में से कोई आदमी बोला, आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है मैंने। एक और आदमी बोला। आकाश ने सभी की प्रतिक्रियाएं सुनी और एक हताशा भरी सांस छोड़कर कहा, मैंने आप सभी के लिए डिनर अरेंज किया हुआ था, करके जाना मेरी ओर से फेयरवेल समझ लेना। आकाश ने सभी से पीछा छुड़ाने में एक पल की देरी नहीं की। चलिए मिस्टर कपूर, उसने आदित्य से बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा। आदित्य ने सिर हिलाया और आकाश के साथ वहां से बाहर आ गया। मिस्टर कपूर, आपका अनादर करना मेरी गलती थी। बिरला परिवार आपको हमेशा एक सम्मानित गेस्ट के रूप में सम्मानित करेगा। प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलिए डिनर के लिए, आकाश ने माफी भरे लहजे में कहा। आदित्य ने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा, मुझे आप शर्त की प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट दे दो बस। आदित्य को और ज्यादा बातों में दिलचस्पी नहीं थी। ओके, कल ही आपको आपके तुम में भिजवा दूंगा पेपर्स। इसके बाद वह आदित्य को उसके होटल में छोड़ आया। अब आदित्य को अपनी पावर पर पहले से भी ज्यादा भरोसा था। इसके चेहरे पर खुशी उलारे के रही थी। वह सीधे अमन के पास गया जो इसके ही इंतजार में था। मिस्टर कपूर, आप आ गए। आज किससे टकराना हुआ? अमन को आदित्य को रूटीन समझ में आने लगी थी कि वह रियल फाइट में ही जोर आजमाइश करता है। आदित्य ने उसके जवाब में बाद एक स्माइल दे दी और बोला, बहुत जोर की भूख लगी है, चलो डिनर करने चले। अमन ने कोई बहाना नहीं बनाया, भले ही वह खा चुका था फिर भी आदित्य के लिए उसके साथ चल पड़ा। एक वह पैदल चलकर किसी और रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। रास्ते भर में अमन को यहाँ आसपास की जो भी जानकारी थी सब आदित्य को बताई। जब वह एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर का ऑर्डर करके खाना लगने का इंतजार काकरेज, तभी उनकी नजर सामने टेलीविजन पर चल रही न्यूज पर गई। न्यूज देखकर आदित्य को हैरानी हुई। न्यूज बिल्कुल उसी घटना को थी जिसमें वह अभी अभी धूम मचाकर आ रहा था। स्क्रीन पर नारायण की पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही थी जब वह जोशीला था और दूसरी एक ऐसी वीडियो दिखाई जा रही थी जिसमें उसे उसका आदमी कंधे पर झुलाए लिए जा रहा था। आदित्य ने चोर नजरों से देखा कि अमन क्या देख रहा है, वह भी न्यूज ही देख रहा था। नारायण के अब तक के सभी बुरे और क्रूर कामों का उल्लेख करने के बाद आज की घटना का बिल्कुल वही उल्लेख किया गया जो असल में हुआ था। जैसे जैसे नारायण को पराजित किया सब बताया गया, पर आदित्य के लिए सरप्राइज की बात थी, उसके नाम की जगह एक मिस्टीरियस हीरो नाम बोला गया। अमन ने चेहरा घुमाकर आदित्य को देखा और बोला, मिस्टर कपूर, मेरा दिल कहता है यह मिस्टीरियस हीरो कोई और नहीं आप ही हो। आदित्य ने भौचक्का सा होकर देखा पर कोई इशारा नहीं दिया। एक स्माइल देते हुए अमन फिर से न्यूज देखने लगा। तभी आदित्य का फोन बजा उठा। एक अननोन नंबर से कॉल थी। हीरो एपिसोड 150 मिडनाइट शाइन बार पर आदित्य के लिए सरप्राइज की बात थी, उसके नाम की जगह एक मिस्टीरियस हीरो नाम बोला गया। अमन ने चेहरा घुमाकर आदित्य को देखा और बोला, मिस्टर कपूर, मेरा दिल कहता है यह मिस्टीरियस हीरो कोई और नहीं आप ही हो। आदित्य ने भौचक्का सा होकर देखा पर कोई इशारा नहीं दिया। एक स्माइल देते हुए अमन फिर से न्यूज देखने लगा। तभी आदित्य का फोन बजा उठा। एक अननोन नंबर से कॉल थी। आदित्य ने कॉल अटेंड करके कान को फोन लगाया तो सामने एक लड़की की आवाज आई। आदित्य कपूर डॉट हाँ, बोल रहा हूं, तुम कौन हो? आदित्य ने बेरुखी से कहा, मैं काजल आहूजा के साथ थी। ज्योति, क्या असो को याद है? आदित्य को याद आया, कल वह उनके साथ डिनर पर भी थी। बोलो, क्यों फोन किया? आदित्य ने बेरुखी से कहा, वो एक्चुअली काजल बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। आदित्य की भौहें सिकुड़ गई। मुसीबत में? हाँ, वो एक्चुअली आज कॉलेज से वह मुझे लेकर सीधे बार में आ गई। अब तक इतने नशे में आ चुकी है उसे खुद का होश नहीं। मैं उसे घर ले जाने के लिए बिल्कुल हेल्पलेस हूं। तुम दोनों पागल हो क्या? पढ़ाई करने के बाद सीधे घर नहीं जाना चाहिए क्या? आदित्य उसे डांटते बिना नहीं रह पाया। प्लीज हमारी मदद करो, रात बहुत हो रही है, कुछ भी गलत हो सकता है, हमारे साथ मुझे लोकेशन बताओ। आदित्य ने जल्दी से कहा। मिडनाइट शाइन के रूम नंबर 888 में ओके कहते हुए आदित्य ने कॉल कट कर दी और अमन के कंधे पर थपथपाया जो न्यूज देखने में खोया हुआ था। थपथपाने से ख्यालों में से बाहर आया, क्या हुआ मिस्टर कपूर, खाना नहीं खाना क्या?
चलो मिडनाइट शाइन बार में चलना है। अमन दंग रह गया। उसने आदित्य को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और बोला, आप खाली पेट यह सन कैसे एंजॉय कर पाएंगे? आदित्य ने उसकी सोच का कोना पकड़ लिया तो खींचकर उसका जान मरोड़ते हुए कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिसमें है उसे तुम जानते हो वो कभी बार में नहीं मिलेगी। अमन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, तो फिर चलो मेरे साथ। वह रोड साइड पर बने फुटपाथ पर तेजी से चल जा रहे थे। गाड़ियों के हॉर्न का बहुत शोर था। जैसे ही वह बार के एंट्रेंस पर पहुंचे तो पता चला 888 एक वीआईपी रूम है। यहाँ हमेशा पैसे वाले लोग ही आते हैं। 8th फ्लोर के सभी रूम बहुत बड़े और वीआईपी रूम थे। जैसे ही वह 888 के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा सामने लड़के लड़कियों का ग्रुप पहले की तरह नाच रहा था। आदित्य कहते हुए ज्योति भागकर उसके पास आई और उंगली से काजल की ओर इशारा किया जो शराब पी रही थी। वह उसके पास गया और बोला, काजल पागल हो क्या? काजल नशे से बोझल अपनी आंखों को मुश्किल से खोलती हुई बोली, ए ज्योति, तुमने इसे क्यों बुलाया? हाउ एनोइंग। वह फिर से शराब पीने लगी। ज्योति ने खिलखिलाकर कहा, वह जीजा है तुम्हारा, चलो चलते हैं यहाँ, और देर रात तक बैठे रहना सेफ नहीं। काजल एक ऐसे लड़के के सामने बैठकर शराब पी राजिब थी जिसने अपने बालों को गोल्डन किया हुआ था और सभी नामी गिरामी ब्रांडों वाले कोड़े पहन रखे थे जो इसके बहुत अमीर होने का सबूत दे रहे थे। आदित्य ने उसको और देखा और फिर काजल से कहा, देर हो रही है, चलो यहाँ से। आदित्य ने उसे पकड़कर उठने की कोशिश की। काजल जो नशे में धुत थी खुद को छुड़ाते हुए बोली, मुझे छोड़ो, मैं नहीं जा रही। बेवकूफ लड़की, उड़, ऐसे काम करने की उम्र नहीं है, सही बनो और घर जाओ। तुमसे क्या मतलब? मैं नहीं जा रही, वह कंधे झटकते हुए बोली। गोल्डन बालों वाला लड़का खड़ा हुआ और बोला, यार तुम हो कौन? तुम्हें दिखता नहीं? वह जाना नहीं चाहती। आदित्य ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, मैं इसका जीजा हूं। तुमने मेरी बहन को तलाक दे दिया है, तुम मेरे जीजा नहीं हो। काजल को आवाज लड़खड़ा रही थी। वह लड़का हंसा और बोला, देखो, उसने कहा अब तुम उसके जीजा भी नहीं हो। उसने एक बार काजल से पूछा, तुम जा रही हो या नहीं? नहीं। काजल ने बिना हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती मैं यहाँ और परेशान नहीं हो सकता। कहते हुए आदित्य बाहर जाने लगा। तभी ज्योति ने भागकर उसकी बाह पकड़ ली और धीमे स्वर बोली, मत जाओ प्लीज, अगर आप चले गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। मैंने कोशिश की उसे बाहर के जाने की, पर वह जाने को तैयार नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। उसके बारे में गलत मत सोचो, वह नशे में ऐसा कर रही, अगर आप चले गए तो हम खत्म हो जाएंगे। आदित्य ने रूम को गौर से देखा। यहाँ 8-9 नशे में धुत लड़के थे और लड़कियां सिर्फ 2, काजल और ज्योति। अगर वह चले गए तो पॉसिबिलिटी है इनका फायदा उठाया जा सकता था। ओके, मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, तुम काजल को जाने के लिए मनाओ। आदित्य ने अनमने मन से कहा, थैंक यू मिस्टर कपूर, ज्योति ने उत्साहित होते हुए कहा। इसके बाद आदित्य और अमन एक कोने में एक जगह बैठ गए। माहौल बहुत ही शोरगुल था जो आदित्य को बहुत परेशान कर रहा था। अंदर मौजूद सभी लड़कों से उनका बिहेवियर बहुत अलग था। कुछ ही दूरी पर खड़े गोल्डन बालों वाले लड़के ने आदित्य को देखा और परेशान होते हुए बुदबुदाए, यह परेशानी खड़ी करेगा। यह लड़का एक अमीर बिगड़ैल लड़का था जो अब तक बहुत सारी नशे में धुत लड़कियों का फायदा ले चुका था। उसने अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करके ही काजल और ज्योति को यहाँ बुलाया था ताकि नशे में धुत होने पर उन्हें बिस्तर पर घसीट कर ले जाया जा सके। एक भाई इनको सबक सिखाने के बारे में सच रहे हो? एक और कड़ी ने गोल्डन बालों वाले लड़के से पूछा, इन्हें सीधे सीधे पीटने तो नहीं जा सकते? वह खींचते हुए बोला। फिर उसे कुछ आइडिया आया और बोला, सुनो, अगर तुम इन दोनों लड़कों को नशे में धुत कर सकते हो तो लड़कियां पहले तुम्हारा बिस्तर गर्म करेंगी। दूसरा लड़का खुशी से फूले हुए बोला, मुझ पर छोड़ दो। आदित्य काजल पर नजर रख रहा था। वह लड़कों द्वारा सर्व की जा रही वाइन के ग्लास पिए जा रही थी। आदित्य का मन तो हुआ उसे खींचकर 2-4 थप्पड़ मार दे, पर ज्योति की बात सही थी, वह होश में नहीं तो सही गलत नहीं समझेगी। आदित्य का धैर्य जवाब दे गया। उसने जाकर काजल के हाथ से ग्लास छीन लिया और बोला, बस करो, कितनी पियक्कड़ को इतनी कम उम्र में, चलो घर आते गेम खराब कर दी तुमने। वह लड़का आदित्य पर चिल्लाया, फिर धीमे स्वर में बोला, चलो कोई बात नहीं, गेम के अकॉर्डिंग वाइन तब तक चलेगी जब तक यह लड़की खुद मना नहीं करती। उसने मना नहीं किया तो उसे पीने दो, पर अगर तुम इसे नहीं पीने देते तो खुद पी जाओ। हाँ, तुम खुद पी जाओ। फिर गोल्डन बालों वाला लड़का बोला। अमन कुछ बोलने के लिए आगे आने ही वाला था। आदित्य ने उसे इशारा करके रोक दिया, फिर दोनों लड़कों की ओर देखते हुए सहमति जताई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पी सकता हूं, मैं जितने ग्लास पीऊं तुम्हें इसका मुकाबला करना होगा। क्या हिम्मत है? वह दोनों लड़के अंदर ही अंदर खुश हुए। ओके, यह सौदा है, अगर तुम ज्यादा पी नहीं सकते तो तुरंत चले जाओ, गोल्डन बालों वाले लड़के ने कहा। पर अगर मेरे पीने के बाद तुम पी न सके तो क्या?
आदित्य ने पूछा तो मैं फर्श पर रेंगूंगा और कुत्ते की तरह भौंकूंगा। गोल्डन हेयर ने कहा ठीक है, यह सौदा है। आदित्य ने सिर हिलाया। गोल्डन हेयर ने इशारा किया और बोला सभी बोतल्स इधर लाओ। जल्द ही उनके सामने इंग्लिश वाइन की 10 बोतलें रख दी गई। तुम भी उतना ही पियो जितना मैं पीऊंगा। दूसरे लड़के ने 2 कप इसके सामने रख दिए। ज्योति भागकर आदित्य के पास आई और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली यह अच्छी है, लेकिन ध्यान से पीना। आदित्य ने उसे अनसुना किया और दूसरे लड़के से बोला यह पार्टी नहीं चैलेंज है, हम ग्लास से नहीं सीधे बोतल से पिएंगे। वह लड़का हड़बड़ा गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला मजाक कर रहे हो, बियर नहीं है यह? क्यों हिम्मत नहीं हो रही? आदित्य ने उसे चिढ़ाया। ऐसा कुछ नहीं है, को करने की हिम्मत मुझमें नहीं है, दूसरा लड़का बोला और उसने 2 बोतल्स उठाई और एक खुद ले ली, एक आदित्य को दे दी। चलो देखते हैं तुम बोतल कैसे पीते हो, उसने आदित्य को एक भौं उठाते हुए कहा। आदित्य भी पीछे नहीं हटा। उसने बोतल खोली, मुंह को लगाई और खाली करके सबको उल्टा कर दिखाई। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उस लड़के ने भी थूक गटका पर आदित्य का स्टाइल कॉपी करते हुए उसने भी बोतल खोली और मुंह को लगा ली। 1.5 मिनट में उसने बोतल खाली कर दी, पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। पर गोल्डन बालों वाले लड़के के सामने उसने आदित्य को टली करने की बात बोली थी, अब पीछे नहीं हट सकता था। चलो पीते हैं, उसने फिर से आदित्य से कहा। आदित्य ने एक बोतल उठाई और पीकर खाली करके रख दी। दूसरे लड़के को भी बोतल उठानी पड़ी और खाली करनी पड़ी। उसे पूरे 5 मिनट लग गए बोतल खाली करने में। इसका चेहरा लाल हो गया। आदित्य ने तीसरी बोतल भी खाली कर दी। मजबूरन उस लड़के को तीसरी बोतल खाली करनी पड़ी, पर अब उसका चेहरा हरा हो गया। उसे लगा उसे वॉशरूम जाना चाहिए। आदित्य ने चौथी बोतल भी खाली कर दी। जैसे ही वह लड़का चौथी बोतल उठाने लगा, वह मेरे को पकड़ते हुए उल्टियां करने लगा। आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वह बोला समझौते के अनुसार तुम रेंगोगे और कुत्ते की तरह भौंकोगे। भाग जाओ, मुझे नफरत है तुम जैसे लोगों से। वह लड़का चिल्लाया। आदित्य इन बच्चों के साथ उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और काजल को पकड़कर खड़ा किया। जैसे ही वह जाने लगे, लड़का चिल्लाया तुम्हें जाने को कहा है, उसे ले जाने को नहीं कहा। गोल्डन बालों वाले लड़के ने हाथ हिलाया और सभी लड़के खड़े हो गए। दफा हो जाओ, हमारे मजे में खलल मत डालो। गोल्डन बालों वाले लड़के ने कहा मैंने तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने के लिए मजबूर नहीं किया। किस तुम्हें एहसानमंद नहीं होना चाहिए? इसके बाद तुम्हें मुझसे और भी खेलना है? आदित्य ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा हम तो ऐसे ही काम करते हैं। गोल्डन बालों वाले लड़के ने दबंगई से कहा मैं कुत्ते की तरह भौंकूं तेरी तो एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने को मजबूर कर दूंगा। दूसरे लड़के ने यह बात आदित्य को बोतल से पॉइंट करते हुए कही। आदित्य की आंखें सिकुड़ गई। उसने बोतल हाथ में ही तोड़ दी और उस लड़के के कंधों पर हाथ रख दिए। उस लड़के के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। बदसूरत चेहरे के साथ उसे लगा उसने पहाड़ उठा लिए हो। उसकी टांगें कांपने लगी और वह नीचे गिर गया। अब कुत्ते की तरह भौंको, आदित्य ने उसे ठंडे भाव से देखते हुए कहा। कहानी में अब तक बने रहने वाले रीडर्स का दिल से धन्यवाद। उनमें से एक रीडर अभिषेक जी का भी दिल से शुक्रिया, जिनका कमेंट मुझे आगे आगे लिखने के लिए प्रेरित करता है। बाकी सभी रीडर्स जो साइलेंट रहकर सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, उनको भी दिल से थैंक्स। एक जरूरी नोट, आज के चैप्टर में वाइन चैलेंज लिखा है, यह सिर्फ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए है। इस चैलेंज के नुकसान से भी अपने रीडर्स को अगले कुछ चैप्टर्स में वाकिफ करवाया जाएगा। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है।